जोहार। देखो, खेड़ा सत्याग्रह की हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली महात्मा गांधी का ये भारत में दूसरा एक्सपेरिमेंट था, सत्याग्रह था। सत्याग्रह शब्द का मतलब ही होता है सत्य के लिए आग्रह करना। खेड़ा सत्याग्रह की उसमें हम लोग बात करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग चंपारण सत्याग्रह पर बात किए थे। देखो, खेड़ा पड़ता है आधुनिक गुजरात में, और ब्रिटिश हुकूमत ने क्या किया था कि खेड़ा के किसानों के टैक्स में वृद्धि किया था। तो खेड़ा के किसानों में के टैक्स में जो वृद्धि की गई थी, तो चूंकि ब्रिटिश हुकूमत लगान लेती थी, लोगों को देना मजबूरी थी, सत्ता शासन हुकूमत सब हुकूमत के पास था, उसकी मर्जी चलती, वो चाहे जो करता। यहाँ पर होता यूँ है कि जिस साल खेड़ा के किसानों के टैक्स में वृद्धि की गई, जिस साल खेड़ा के किसानों के टैक्स में वृद्धि की गई, उसी साल संजोगवश वहाँ अकाल भी पड़ता है। और जो अकाल पड़ा वो अकाल बड़ा भयानक पड़ा। जिन खेतों में किसानों ने बीज डाला था, वो जमीन जहाँ पर उपजाऊपन होना चाहिए, उपज होना चाहिए, उत्पादन होना चाहिए, वो बीज भी उग नहीं पाया। मतलब उन खेतों में घास उगाए थे। ये सरकारी ऑफिशियल रिपोर्ट है। परिणाम यह हुआ कि किसान नए दर की बात छोड़ो यार, पुराने दर पर टैक्स देने में सक्षम नहीं थे। किसानों के बीच कसमसाहट होना आरंभ हुई कि यार हम कहाँ से टैक्स भरेंगे। और आला अधिकारी अड़ा हुआ था, नीचे के अधिकारी को भेजा जा रहा था कि जाओ बढ़े हुए रेट से टैक्स की वसूली करो। हर कोई टैक्स की वसूली करने को जाता, टैक्स की वसूली करने को जाता, और टैक्स वसूली को जब जाता तो किसानों के बगावत का सामना करना पड़ता। और नीचे के अधिकारी भी अपनी खुली आंखों से देख रहा है कि टैक्स दे पाने में किसान सक्षम नहीं है, खेत में उत्पादकता नहीं है। तो नीचे के अधिकारियों ने, नीचे के कर्मचारियों ने ऊपर के अधिकारियों को लिखा कि सर, जिन खेतों में अनाज उपजाना चाहिए वहाँ घास उगाया है, किसान किसी भी कीमत पर टैक्स दे पाने में सक्षम नहीं है। तो ऊपर के अधिकारियों ने नीचे के कर्मचारियों को लिख के भेजा कि घास भी अच्छी चीज़ होती है, उसको कटवाओ, भेजवाओ और बेचवाओ और पैसा भेजवाओ। मतलब ऊपर के अधिकारी दृढ़ थे कि हमको हर हाल में पैसा चाहिए। किसानों को समझ में नहीं आ रहा था कि इन परिस्थितियों से मैं उभरूं तो उभरूं कैसे। यही कारण था कि उन परिस्थितियों में लोगों को याद आया कि कौन है जो इस समस्या से निजात दिला सकता है। तो लोगों को याद आई कि एक ही कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर है गांधी। गांधी को बुलाया गया। गांधी गांव-गांव भटके यार, खेत खेत गए, और देखने जाने के बाद उन्होंने पाया कि वाकई किसानों की स्थिति बद से बदतर है। किसान नए दर से क्या की बात तो छोड़ो, पुराने दर से भी टैक्स देने में सक्षम नहीं है। गांधी को जब इस चीज़ का पूर्ण भरोसा हो गया कि अकाल के कारण किसानों की कमर टूटी हुई है, तब उन्होंने क्या किया कि तमाम किसानों की एक मीटिंग बुलाई। और मीटिंग बुलाने के बाद उन्होंने तमाम किसानों को आह्वान करते हुए कहा कि जो सक्षम हो वो दे दो, और जो सक्षम नहीं हो मत दो। तो यार, पैसा ऐसा चीज़ है जो कोई जल्दी देना चाहता नहीं है यार। यही हुआ यहाँ पर। खेला ये हो गया कि उन परिस्थितियों में कोई टैक्स देने को तैयार, सक्षम ही नहीं थे, देता कहाँ से। अब ब्रिटिश हुकूमत को पड़ गई फेरा में। अगर बल चूंकि पहुंच चुके थे गांधी पहुंचने के बाद धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो गई थी। सत्य के लिए लड़ने की क्षमता गांधी ने पैदा कर दिया। आउटपुट ये हुआ कि अगर ब्रिटिश हुकूमत टैक्स लेने के लिए अड़ जाती है तो कहीं बगावत ना हो जाए, आंदोलन ना हो जाए। और अगर नहीं लेती है हुकूमत टैक्स तो हो जाएगा कि गांधी की जीत हो गई। तो दोनों नहीं होने देना था। मतलब कुल मिलाकर के खेल अनोखा ऐसा खेलना था जिसमें लगे कि हुकूमत की ही जीत हुई। अब इसके लिए जरूरी क्या था, तो अंग्रेजों ने आंतरिक आदेश जारी किया। इंटरनल आदेश ये था कि जो टैक्स देता है वो ले लो, और जो नहीं देता है उसको छोड़ दो। मतलब बल जबरन दबावपूर्ण राजनीति को छोड़ो। यही कारण था कि ताकि ब्रिटिश हुकूमत ये लोगों को कह सके कि मैं टैक्स की वसूली किया। यहाँ यह प्रदर्शित ना हो कि यहाँ गांधी की जीत हो गई, क्योंकि गांधी का हर एक जीत, गांधी को मिलती हुई सत्याग्रह में हर एक सफलता भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक अनन्य योद्धा पैदा करता। और वो योद्धा सबसे ग्रासरूट लेवल का होता, वो किसान होता, वो मजदूर होता। यारा, ये गांधी के करिश्माई व्यक्तित्व, उस युग का भारत की बात सोचो। आज की बात नहीं, 1918 के कालखंड की बात है।
1918 के कालखंड की बात सोचो, जहां पर ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना राष्ट्र है, ना राष्ट्रीयता है। एक नंग धड़ंग राष्ट्र है, भूखा नग्न राष्ट्र है, एक तरह से कह सकते हो। और वहां पर लोगों के अंदर एक व्यवस्था के खिलाफ, वो भी सुव्यवस्थित सुसंगठित व्यवस्था के खिलाफ अगर कोई सशस्त्र विद्रोह की बात करता तो तय मानना कि 1857 की क्रांति में जिस तरह से लोगों को सरेआम सड़कों के किनारे वृक्षों की डालियों पर फांसी पर लटका दिया जाता था, वो वही क्रूर हुकूमत आज भी है। अंजाम बहुत बुरा होता, हुकूमत रौन देती। गांधी का ही सत्याग्रह का परिणाम है कि लोगों के मन में आगे चलकर जब आक्रोश पनपा, और कुछ युवाओं के मन में जब ये आक्रोश पनपा कि कभी भी शेर शाकाहारी नहीं हो सकता, कभी भी हिंसा का जवाब अहिंसा नहीं हो सकता। कुछ लोगों के अंदर जब ये बातें मानस पटल पर ये धारणा बनी, तब वहां से क्रांतिकारी आतंकवाद जब पनपा। मतलब तुम यूं कह सकते हो कि राष्ट्रीयता के भाव में जो आगे चल के धाराएं अलग अलग प्रस्फुटित हुई, कुछ सत्याग्रह का, कुछ आंदोलन का, कुछ हिंसक आंदोलन का, कुछ क्रांतिकारी गतिविधि का, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान था पनपती हुई राष्ट्रीयता। और उस राष्ट्रीयता के महानायक थे गांधी। खेड़ा सत्याग्रह में सफलता मिल जाती है गांधी को, और लोगों के अंदर एक भावना, एक जोश, एक जज्बात पनपेगा कि आज तक हुकूमत को इस कदर कभी घुटने नहीं टेकने पड़े थे, कभी अपने कानून वापस लेने नहीं पड़े थे। बिना खड़ग बिना ढाल के गांधी ने वो काम कर दिखाया जो आगे चल करके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे अमोघ हथियार के रूप में प्रयोग में आया। इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है देख लो। 1918 में हुआ है खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। किसान सत्याग्रह की शुरुआत है। इसमें वल्लभ भाई गांधी के सहयोगी कौन कौन थे? वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक। खेड़ा के कुणबी पट्टीदार किसानों ने सरकार से लगान में राहत की मांग की, लेकिन मिला नहीं। देखो, कर नहीं दो आंदोलन ये चलाया गया था 22 मार्च 1918 को। ये लगान नहीं देना है, ये गांधी से पहले, ध्यान रखना, कापड़गंज के एक स्थानीय नेता थे मोहनलाल पांडे ने चलाया। ध्यान रखना, खेड़ा सत्याग्रह पर ऑब्जेक्टिव इतना ही बनता है। और ध्यान रखना, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर सबसे कम, सबसे सटीक और मारक मटेरियल के लिए मैं ही जाना जाऊंगा। आजमा के देख लेना, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। जय हिंद, जय भारत।